Hello and welcome, my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of Physics Class 12th. So, in the previous 5 episodes, we have covered chapter number 1 electrostatics and chapter 2 उसकी स्टार्टिंग की थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज एट एन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन को कवर किया था. Now, continuing our chapter, we have another topic that electric potential at any particular point due to a system of n charge q1 q2 से qn तक के चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं और पोजीशन वेक्टर उनके r1 r2 rn है, ओरिजिन से इनके पोजीशन वेक्टर हैं, अगर ये सब हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to 1 upon 4 pi epsilon and naught summation from n summation till n where I is equal to 1 qi जैसे भी चार्ज हो सकता है और अपॉन में r-ri जहाँ पर रेडियस जो r है, r रेडियस वो पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है r. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल कैरिंग चार्ज q एंड रेडियस कैपिटल R रिस्पेक्टिवली एट एनी पॉइंट लाइंग. अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक अगर थिन चार्ज स्फेरिकल शेल जो अंदर से ऑक्यूपाइड है, वो अंदर से स्पेस इसका एम्प्टी नहीं है, मतलब रिंग टाइप नहीं है, ऑक्यूपाइड स्पेस है, इट्स लुकिंग लाइक अ टायर, समथिंग लाइक अ टायर. सो इनसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon कैपिटल R. कैपिटल R इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जो नॉर्मल R है हमारा, स्मॉल r है, वो लेस देन है कैपिटल R से, वेरी वेरी लेस देन. दैट्स व्हाई वी टेक कैपिटल R. On the surface of shell, that electric potential is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon कैपिटल R, जहाँ पर कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के इक्वल होगा, क्योंकि कैपिटल R पूरी रेडियस है और स्मॉल r जहाँ तक हमने स्पेस लिया है वहाँ तक की रेडियस है. आउटसाइड द शेल R ज़्यादा बड़ा होगा, फिर क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड द शेल V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r है आउटसाइड द शेल, बिकॉज R जो कैपिटल R है वो रेडियस है उस शेल का, अगर उससे बाहर जाते हैं तो वो स्मॉल r हो जाएगा. फिर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. जो r है स्मॉल r वो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट, जहाँ पॉइंट ले रहे हैं हम, और उस पॉइंट तक के डिस्टेंस का. अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज. ये पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की डेरिवेशन यहाँ पर अब कवर करने वाले हैं. तो यहाँ पर वी हैव टेक 5 चार्जेस दैट Q1 Q2 Q3 एंड Q4 एंड Q5. सबके पोजीशन वेक्टर हैं R1P R2P R3P R4P R5P रिस्पेक्टिवली. Q1 से उनके पोजीशन वेक्टर है. पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल के इक्वल आएगा, मतलब इंडिविजुअल जितना पोटेंशियल आएगा चार्ज का, अगर उन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाएगा. यहाँ पर भी हमने सिस्टम ऑफ चार्ज कंसीडर किया है जहाँ पर चार्ज Q1 Q2 से Qn तक हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 से लेकर Rn तक. देन द पोटेंशियल ड्यू टू V1 at point P due to the charge Q1, that is V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 R upon R1P. ये है R1P डिस्टेंस है ओरिजिन से डिस्टेंस है. Q1 और P तक का डिस्टेंस, P जो पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस है. सिमिलरली जो V2 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा और V3 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो हमारे पास V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2P and V3 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 R3P. अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हुए जो पोटेंशियल V
है एट पॉइंट P ड्यू टू टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम। जो पोटेंशियल ऐड करेंगे V1 V2 V3 एंड रेज टू Vn, जो हम ऐड करेंगे उसको हमको ऐड करते जाएंगे, और ऐड करने के बाद हमें जो मिलने वाला है दैट इज 1/4 पाई कॉमन है सब में। बदल क्या रहा है, Q1 अपॉन R1 P, Q2 अपॉन R2 P एंड देन Qn अपॉन Rn P। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास बनने वाला है, बदलने वाला है जो Q1 बदल रहा है, और R1 और P जो वैल्यू है वो बदल रही है। R P तो कांस्टेंट है, P पॉइंट्स है तो कांस्टेंट है, R1 और P बदल रहे हैं। अब ये इज इक्वल टू में आएगा दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, बिकॉज R is greater than, small r is greater than is greater than is equal to कैपिटल R, जहां पर Q जो है वो चार्ज है, टोटल चार्ज शेल पे, और R रेडियस है शेल का, कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल दैट इज 0, एंड उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनसाइड में तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, इनसाइड में तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो अगर R रेडियस है तो हम R रेडियस वाला ही उठाएंगे, दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, that is inside the shell, that is electric potential inside the shell. Now relation between electric field and potential gradient, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच अब जो रिलेशनशिप निकालने वाले हैं वो है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV अपॉन dr, पोटेंशियल अपॉन dr होता ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम कहें कि अगर हम एज अ पोजिशन वेक्टर उसको लेकर चले दैट E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप। ठीक है, कि अगर ये लेकर चलें तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा तो EX इज इक्वल टू माइनस ऑफ DV बाई DX, EY इज इक्वल टू माइनस ऑफ DV बाई DV बाई DY एंड EZ इज इक्वल टू DV बाई DZ माइनस, जो नेगेटिव साइन पोटेंशियल, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो, जो हाई पोटेंशियल से अब लो पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है। इसको हम एक डेरिवेशन से समझ लेते हैं। हमने जो दो कंसिडर की हैं, टू क्लोजली पैक्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए ये समझना होगा कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो होते हैं जहाँ पर जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हर जगह इनसाइड द कंडक्टर सेम होता है। सो वहाँ पर सेम है, ये दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हमने ले लिए हैं A और B, जिनके पोटेंशियल है V1 एंड V1 प्लस साई या V1 प्लस डेल्टा V। डेल्टा V जो है चेंज है, बेसिकली चेंज है। डेल्टा L जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, A और B का, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अराउंड मूव कर रहे हैं B से A की तरफ। जो वर्क डन होने वाला है दैट E इनटू द डेल्टा L, और वर्क जो होता है इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो VA जो पोटेंशियल A का है और VB पोटेंशियल B का है, दोनों को माइनस करेंगे और वर्क डन के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता लग जाएगा। दैट E इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू V माइनस V प्लस डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू डेल्टा V, क्योंकि V माइनस हो जाएगा तो माइनस डेल्टा V रह जाएगा, माइनस डेल्टा V रह जाएगा तो डेल्टा L को अगर हम नीचे ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा L, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड इज इक्वल टू प्लस ऑफ या प्लस माइनस, क्योंकि मॉड अगर लग जाएगा तो डेल्टा V पहले माइनस में था, अब मॉड लगने से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन में डेल्टा L आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ जो रिलेशनशिप निकला वो ये निकल के कुछ आता है, दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। ठीक है, सो ये हमारे पास डायग्राम है, एक सिंपल डायग्राम है। और जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जहाँ पोटेंशियल एकदम स्टीप यानी कि एकदम जो तिरछी तरह से डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक सरफेस या ES। मैग्नीट्यूड जो हम दे रहे हैं वो चेंज इन मैग्नीट्यूड है और वो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट से दिया जाता है जो कि नॉर्मल है इलेक्ट्रिक सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक सरफेस के परपेंडिकुलर है। नाउ नेक्स्ट दैट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाते हैं हम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज की क्या है। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज में हम केवल दो ही चार्ज ले रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कंसीडर अ सिंपल केस ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। अब कैलकुलेट करना है वर्क डन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो पॉइंट R1। R1 पॉइंट वो है जहाँ से ओरिजिन से हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, दैट इज R1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं लगेगी क्योंकि पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी तो मतलब वर्क डन नहीं हुआ, कुछ वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क डन यहाँ पर 0 आएगा। अगेन extended it that in the potential electric potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into R1P, where R1P is the distance of point P in a space from the location of Q1। R1P एक डिस्टेंस है पॉइंट P तक का जो कि स्पेस में लोकेटेड है Q1 के। अब वर्क डन ऑन Q2, वर्क डन ऑन Q2। अब Q2 पर जो वर्क डन लगेगा, Q2 पर जो वर्क डन होगा वो अब इन्फिनिटी से लाकर हम उस पॉइंट में लेकर आ रहे हैं, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन ऑन Q2 दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। R12 is the distance between the charge 1 and charge 2। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्ट होगी उसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो पोटेंशियल एनर्जी इसी के इक्वल होने वाली है, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्योंकि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बनी है वो कंजर्वेटिव है, और पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इसी के इक्वल आएगी, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन को तो हम एनर्जी मानते हैं, वर्क डन जितना हुआ उतना काम करने की क्षमता, तो काम करने की क्षमता इनकी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और Q1 Q2 हमें पहले से दे रखे होंगे, R12 हम पोजीशन वेक्टर के ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं। So that's included in this small remindation term। So next topic हमारा अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, so let's cover it। And that's equipotential surfaces। Equipotential surfaces are those surfaces which have the potential is constant over the surface, that is called equipotential surfaces। जैसे कि यहाँ भी लिखे हैं, any surfaces over या which potential is constant is called equipotential surfaces। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर दो पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट का इक्वल या किसी भी दो पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो वो 0 आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी पोटेंशियल सरफेसेस के, ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इट नेवर इंटरसेक्ट एंड वर्क डन इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर A से B तक अगर हम किसी भी चार्ज को लेकर जाते हैं तो वर्क डन उस पर नहीं होने वाला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल 90 डिग्री पर है, इसी वजह से
यहाँ पर एक चार्ज को दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन खर्चा नहीं होने वाला. सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. दैट इज कंप्लीटेड द टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. अब हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. दैट इज 6 प्रॉपर्टीज इंक्लूड करता है यहाँ पर. तो नंबर 1 यहाँ पर प्रॉपर्टी है दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि एक स्टैटिक सिचुएशन में जहाँ पर करंट नहीं होगा इनसाइड और सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 रहेगी इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है. और स्टैटिक सिचुएशन में जो फ्री चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को अलग अलग जगह, अलग अलग जगह. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने वाली कहीं पर भी इनसाइड द कंडक्टर. नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगी सो उसका एक नॉन जीरो कॉम्पोनेंट निकलेगा. नॉन जीरो कॉम्पोनेंट निकलेगा तो फ्री चार्ज जो अंदर है सरफेस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ड्रिफ्टिंग होगी और वो मूव कर जाएंगे. सो स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा. थर्ड पॉइंट दैट इज द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन. क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट. जब कंडक्टर में चार्ज या जब कंडक्टर चार्ज होगा एक्सेस चार्ज जो है वो रिसाइड कर जाएंगे और सरफेस पर रह जाएंगे. तो इंटीरियर में नहीं रहेंगे, वो सरफेस पर आकर स्टॉप हो जाएंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस. पहली बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होती है और कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा इन मूविंग स्मॉल टेस्ट चार्ज. कंडक्टर के अंदर मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला. इसी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच सरफेस पर या फिर इनसाइड नहीं होगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इनटू द यूनिट वेक्टर. अब इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करनी पड़ती, स्मॉल डेरिवेशन करनी पड़ती, लेकिन जस्ट वी हैव टू चूज द फंडा. क्योंकि एक स्मॉल अगर सिलेंडर चूज करते हैं क्वेश्चन सरफेस पर और अबाउट एन ए एनी पॉइंट पी ऑन द सरफेस पर पी पॉइंट लेते हैं, उसका स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज डेल्टा एस और नेग्लिजिबल हाइट होगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 ही होगी, इनसाइड द कंडक्टर 0 होगी. जस्ट आउटसाइड द फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई. तो कंट्रीब्यूशन जो टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है गॉसियन सरफेस से वो सिर्फ आउटसाइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से आएगा. अगर वो आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल है दैट इज ई डॉट डेल्टा एस ओवर स्मॉल एरिया डेल्टा एस. इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कांस्टेंट है एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल है. सो बाय गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेल्टा एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन परमिटिविटी इनटू डी एस. दैट डी एस कैंसल आउट एंड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन परमिटिविटी. और एन जो है यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन के लिए लगने वाला है. फुल एंड फाइनल दैट फाइनल सिक्स्थ प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है अगर एक कंडक्टर को हम एक कैविटी में रखते हैं जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है उस कैविटी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैविटी के अंदर 0 होगी. अगर कोई भी चीज़ हम रखते हैं, किसी भी शेप की रखते हैं, कोई भी चार्ज रखते हैं, तो वो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा. दैट इज द वर्ड सेड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है. सो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी 0 होगी और 0 होगी तो वो अंदर की चीज को बिल्कुल से प्रोटेक्ट करने वाला है.
So that includes the 6 properties of electrostatic of conductor. And that's the summarization of this episode. So I hope you all will understand the topics covered in this video, and as well as you will follow the rocket schedule of the refined version 2.0 of PCM class 12th. Thank you so much.